नाज़रीन, इस जंग को फौरी तौर पर रोकना बहुत जरूरी है। अगर 48 घंटों के अंदर इस जंग को नहीं रोका जाता है तो फिर यह दुनिया के लिए बहुत ज्यादा तबाहकुन होने वाला है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिस तरह से यह जंग फैल रही है, वो इरिवर्सिबल होंगे और वो सबके लिए होंगे। ऑलरेडी दुनिया का इस जंग में बहुत नुकसान हो चुका है और इस जंग की सबसे बढ़कर तो ह्यूमन कॉस्ट है, उसके बाद इसकी ऐसी इकोनॉमिक कॉस्ट है कि जिसके असरात जब आने वाली दिहाइयों तक होंगे। अच्छा, और अगर यह जंग जारी रहती है तो अमेरिका दुनिया को जो है वो एक न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल दहाने पर ले आएगा, एक न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी के दहाने पर ले आएगा। अच्छा, अगर ये जंग नाज़रीन जारी रहती है तो सबसे पहला जो नुकसान हो रहा है वो खुद अमेरिका का हो रहा है। अब आप जरा देखते चले जाइए, एक से बढ़कर एक क्या ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका बहुत बुरे अंदाज के अंदर, बहुत बुरे तरीके से इस जंग में शिकस्त खा रहा है, अपनी ताकत को कमजोर करता चला जा रहा है। देखें, जो सुपर पावर्स होती हैं वो किसी जंग में कोलैप्स नहीं करती हैं। ये नहीं कि अमेरिका इसके बाद कोई कोलैप्स करने वाला है, नहीं, अमेरिका बड़ी ताकत फिर भी रहेगा। लेकिन जैसे अफगानिस्तान की जंग थी, जैसे इराक की जंग थी, उसने अमेरिका की जो ताकत है उसको 30% घटा दिया था। यानी जब बाकी जो दुनिया की पावर्स हैं और अमेरिका का जो गैप था वो बहुत ज्यादा था। यानी जैसे मिसाल के तौर पे डिफेंस बजट है तो चाइना का $300 बिलियन है तो अमेरिका का $1 ट्रिलियन है, तो ये गैप है। उससे नीचे आप चले जाएं चाइना को माइनस करके तो किसी का $100 बिलियन के करीब है, तो अमेरिका का $1000 बिलियन के करीब है, यानी ये गैप है। इसी तरह अमेरिका की जो ताकत है और उसके बाद जो दुनिया में ताकतें एग्जिस्ट करती हैं उनका गैप बहुत ज्यादा है। तो इराक और अफगानिस्तान की इन जंगों ने अमेरिका फिर भी सुपर पावर रहा है, लेकिन उसकी समझ लें 30-40% घट गई थी, नीचे आ गई थी। तो इस जंग के बाद वो अपनी ताकत को मजीद घटाकर इस दर्जे पर ले आएगा कि वो कोई यूनिपोलर वर्ल्ड की जो सुपर पावर है वो नहीं रहेगा और वो इस ताकत में नहीं रहेगा कि वो जहां चाहे वहां पर जब वो जाकर अटैक कर दे। तो ये अमेरिका के लिए फॉर एवरी डे जंग महंगी पड़ रही है। अब जरा सुनते चले जाइए, अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी है उसने जहां स्टेटमेंट जारी की, ट्वीट किया कि हमारे वॉरशिप जब वो अबनाए हुर्मुज़ में पहुंच गए हैं और उन्होंने जहाजों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा था ना और बाकी इंतजामिया के लोगों ने कि बहुत जल्द हमारे जहाज जब वहां पर पहुंचेंगे अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए आ रहे हैं, फला कर रहे हैं। तो इसने जनाब क्लेम कर दिया कि हमारे जहाज पहुंच भी गए, हमारे वॉरशिप्स पहुंच गए हैं और ऑयल टैंकर्स को वहां पर एस्कॉर्ट करवा रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल के अंदर है। विद इन मिनट्स, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, इसके अंदर अंदर इसको ट्वीट जब वो डिलीट करना पड़ा। फौरी इसने खुद ट्वीट जब वो डिलीट किया, उसके बाद तमाम अमेरिकी ऑफिशियल जो हैं वो दुनिया के बड़े मीडिया को फौरी तौर पर उन्होंने भेजा अपना मौकफ के नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। सबसे पहले फॉक्स न्यूज ने चलाया कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, अमेरिकी बेड़े नहीं पहुंचे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में। देखें, जब बड़े एम्पायर जब वो कोलैप्स करते हैं तो फिर कोलैप्स करते हुए यानी डिक्लाइन करते हैं, डिफीट होते हैं, तो फिर वो डिक्लाइन उनका होता हुआ, जवाल होता हुआ नजर आता है और ये इस वक्त नजर आ रहा है। दुनिया की कोई छोटे से मुल्क की छोटी सी आर्मी भी इस तरह से बिहेव नहीं कर रही जिस तरह से अमेरिका एक सुपर पावर है। देखें, मॉरली क्या ठीक है क्या गलत है उसको आप साइड पर रखेंगे, लेकिन जो सोफिस्टिकेशन है, जो ताकत है, वो तो जाहिर है, वो तो रियल है। मतलब इनके मुकाबले की जो पावर है वो तो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। और अमेरिका एज एन मिलिट्री एक वाइज पावर है, मतलब वो वाइज पावर है, वो इस तरह नहीं है। लेकिन जो इस वक्त ब्लंडर पे ब्लंडर हो रहे हैं वो अमेरिका को बिल्कुल एक सुपर पावर की आर्मी के तौर पर पोर्ट्रे नहीं कर रहा, बल्कि वो एक्सपोज कर रहा है। इनकी ऐसा लड़ाई तो चाइना और रशिया से थी ना, तो ये एक्सपोज हो रहे हैं, हर लिहाज से एक्सपोज हो रहे हैं। इतना बड़ा दावा कि हमारे वॉरशिप्स पहुंच गए हैं और फिर वो वापस लेना पड़ा और फॉक्स न्यूज को खबरें चलानी पड़ी कि ये दुरुस्त नहीं है। ये इस तरह से एक सुपर पावर ऑपरेट होती है, इस तरह से निजाम चलते हैं। तो ये उनकी कंफ्यूजन, ये उनकी डिफीट, ये इस बात का सबूत है। तो ये मामूली वाकया नहीं, इस वक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा ये वाकया जो डिस्कस हो रहा है कि ये हालत अब अमेरिका की रह गई है कि वो इतने भद्दे दावे जो है वो करेगा सिर्फ अपनी डोमिनेंस बताने के लिए कि नहीं हम जीत रहे हैं। उसको ऐसे भद्दे दावे करने पड़ेंगे जिनका ना कोई सारे ना पैर है और फिर फौरी उससे पीछे भी हटना पड़ेगा। अच्छा, अब स्कॉट रिटर ने कहा है कि पैट हेजिसन जो है इसको फौरी तौर पर हटाया जाए, ये जंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार है और इसको जब फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। ये अमेरिका के अंदर इस वक्त सूरत हाल है। स्कॉट रिटर ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जंग फैल रही है, जो एम्बेसीज हैं वो अंडर अटैक हैं, अजीबो गरीब वाकयात हो रहे हैं और ये बिल्कुल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगते हैं। पहले नॉर्वे के अंदर अमेरिकन कॉन्सुलेट जब वहां पर अटैक हो रहा है, उसके बाद अब टोरंटो में कनाडा के अंदर ये वाकया हुआ है और ये वाकयात मिलते जुलते हैं, पैटर्न एक ही है। अमेरिकी एम्बेसीज के बिल्कुल यानी कि बिल्डिंग के साथ ही, एंट्रेंस के करीब बिल्डिंग के साथ जब वो कोई धमाका होता है और उसमें कैजुअलिटी कोई नहीं होती, नुकसान बिल्डिंग को डैमेज कुछ भी नहीं होता, लेकिन धमाका होता है। नॉर्वे में ऐसा हुआ, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है।
और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कुछ पता नहीं है वो कौन कर रहा है। नॉर्वे से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं सामने आई, अब ये हुआ है। तो ये एक बड़े फॉल्स फ्लैग जो है, इसके खतरात मौजूद हैं। लेबनान में इसराइल ने अटैक करते हुए 4 ईरानी जो डिप्लोमेट्स हैं उनको मारा है। तो अब ये जंग और ज्यादा डर्टी जब ईरान के खिलाफ इसराइल ने जब कर दिया। 4 ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो लेबनान के अंदर जब इसराइल की बमबारी के अंदर मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो यूएई के अंदर है, और यूएई की ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी है वो बंद हो गई है। उसकी प्रोडक्शन जब वो यूएई ने बंद कर दी है, क्योंकि एक ड्रोन आकर जब वो उसके करीब गिरा है। तो दुनिया की मैशत को बंद करने के लिए एक ड्रोन चाहिए, सिर्फ एक ड्रोन। ये चीजें अमेरिका ने कैलकुलेट नहीं की थी। तो अब ईरान क्या कर रहा है? एक तरफ तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ वो इन ऑयल रिफाइनरीज के करीब एक एक ड्रोन भेज रहा है। एक ड्रोन उसने बहरीन के करीब भेजा, एक अब यूएई के करीब भेजा है। तो इससे उनको बंद करना पड़ रहा है। तो इससे ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जाने वाली हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद है या खुला है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि पीछे से प्रोडक्शन ही बंद है। भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑयल टैंकर जाने हैं वो आगे से लोड होंगे ना, तो पीछे से तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो ऑयल टैंकर जाकर वहां पर करेंगे क्या? तो यानी ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का स्टेप है कि अब उनको 24 और हॉर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो कंट्रोल रखे हुए हैं, लेकिन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे से प्रोडक्शन ही बंद है। और प्रोडक्शन बंद है, दैट मींस कि वो जो दूसरे रास्ते हैं उससे भी अपना जो ऑयल और गैस सप्लाई है वो नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ही बंद है। तो मिसाल जंग लंबी चलती है, ये फिर अच्छा अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर आ जाते हैं, 50 मुल्कों का एक नेवल जो अलायंस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आ जाता है, नेटो आ जाता है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कंट्रोल शुरू कर देते हैं। लेकिन पीछे ऑयल रिफाइनरी कौन खुलवाएगा? ईरान को बस एक ड्रोन इनके करीब जब वो भेजना है, इनको बंद करना पड़ेगा, समझ रहे? तो ये जंग जो है वो इस लिहाज से ओबामा जैसा शख्स जो है, अभी एंटनी ब्लिंकन जो वो बार बार ये इंटरव्यू दे रहा है कि ओबामा को, बाइडन में तो ये खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो कह रहा है कि इतना इसराइल का प्रेशर था कि हमला करो ईरान पर, हमला करो। हमने हमला नहीं किया ईरान पर। तो क्या ईरान से उनको बड़ा प्यार था? गजा में जो कुछ वो कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो एक अहमद तरीन शख्स है, बहरहाल उसने अटैक कर दिया है, तो अब ये इसके असरात हैं। और इसी दरमियान जब वो यूरोप शदीद ट्रबल के अंदर है, यूरोप की जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। और आईआरजीसी ने दरमियान में एक और वेव जो वो फायर कर दिया, और ये बहुत बड़ा हमला है। इसमें उन्होंने हाइफा का एयरपोर्ट, बाकी इंतहाई सेंसिटिव जो साइट्स है उनको निशाना बनाया। ईरान ने कहा है कि हम अपने हमले जो हैं वो 10 गुना बढ़ाने जा रहे हैं, अपने हमले जो 10 गुना बढ़ाने जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। और अगर ये हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक जारी रखेंगे तो फिर इससे भी ज्यादा होंगे। नेटो की और गल्फ मालिक की मुलाकात होने जा रही है, नेटो लीडर्स और गल्फ मालिक की, इनके लीडर्स की आपस में मुलाकात होने जा रही है। तो अब ये क्या नेटो और गल्फ अलायंस बना रहे हैं ईरान पर हमला करने के लिए। सो अगला वीक जो है वो एक्सपेंशन के हवाले से बड़ा डेंजरस होने वाला है अगर ये जंग जारी रही। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। ट्रंप की ताजा तरीन स्टेटमेंट आ रही है। ट्रंप ने कहा है कि ये जंग जो है ना हम जीत चुके हैं और बस अब ये खत्म होने वाली है, क्योंकि हम जीत गए हैं ना, बस अब जीत चुके हैं। और साथ ही उसने एक और काम किया है, उसने कहा ये जो मैंने फैसला किया ईरान पर हमला करने का, ये तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर और पैटी हेग्सेथ ने कहा कि ईरान हमारे पर हमला करने जा रहा है, तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि ईरान हमला करने जा रहा है, इसलिए मैंने अटैक किया। लो जी, तो जिम्मेदारी भी डाल दी है, जीत भी हो गई है। ये तो मुझे इन्होंने मुझे कहा कि भाई वो ईरान हमला करने जा रहा है। ये जैरेड कुशनर, अपने दामाद जैरेड कुशनर ने मुझे कहा ईरान हमला करने जा रहा है। तो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, ये जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ और पैटी हेग्सेथ जो जाकर इसराइल में तकरीरें करता रहा, ये 3 इस जंग के सबसे बड़े किरदार हैं। ये अमेरिका को इस लाहासिल जंग के अंदर धकेल कर लिख रहा है। तो बहरहाल सारा जिम्मेदारी तो सदर ही की होती है। सदर को नहीं पता, ओबामा को नहीं पता था, बुश को नहीं पता, बाइडन को नहीं पता था। तो बात यह है कि वो सब एक ही हैं, लेकिन ट्रंप ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया कि नहीं, इन्होंने मुझे कहा था इसलिए मैंने अटैक किया। सो दिस कुड बी एग्जिट स्ट्रेटजी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रंप एक एग्जिट स्ट्रेटजी बना रहा है, लेकिन अगेन एक खौफनाक जंग जारी है जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की भरमार है और कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई एक्सपेंशन किसी भी वक्त हो सकती है। बट देयर आर एफर्ट्स कि इस जंग को रोका जाए। मिसाल के तौर पर प्यूटन ने फिर कॉल की है ईरान के सदर को, और ये कॉल हो रही है जब इससे पहले प्यूटन ने ट्रंप को कॉल किया। अच्छा, पहले ईरान के सदर को कॉल की प्यूटन ने, फिर प्यूटन ने ट्रंप को कॉल की, और ट्रंप के बाद फिर प्यूटन जो ईरान के सदर को कॉल कर रहे हैं। और रशिया ने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं मीडिएट करवाने के लिए। और एक अहम तरीन शख्सियत रियाद में सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात कर रही है। वो कौन है? चाइना ने जो अपना एलची भेजा है, उनकी कुछ देर पहले सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। तो चाइना इसमें पूरी तरह से एक्टिव है, और चाइना साबित कर रहा है कि वी आर द स्टेबिलिटी फैक्टर। हम जंगें रुकवा रहे हैं, हम जंगें कर नहीं रहे हैं,
और यहां पर रशिया जंगबंदी की कोशिश कर रहा है। सही है। और इसी दरमियान जो है वो एक शख्स जो है उन्होंने मैसेज भेजा है नए सुप्रीम लीडर को, और ये जो शख्स है ये बहुत मकबूल है ओआईसी ममालिक के अंदर। उनकी जो अवाम है, ओआईसी ममालिक की अवाम है, खास तौर पर पाकिस्तान, वहां पर ये शख्स बहुत मकबूल है, और इस शख्स का नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन ने एक मैसेज भेजा है नए सुप्रीम लीडर के नाम, और किम जोंग उन ने कहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की अकड़ तोड़ना, इनका गुरूर मिट्टी में मिला दो, ब्रेक देयर एरोगेंस, और अपने बाप का जो रास्ता है वो जारी रखो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये किम जोंग उन का मैसेज है नए सुप्रीम लीडर को। अच्छा, नए सुप्रीम लीडर को कौन वेलकम करता है, कौन मुबारकबाद देता है, ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है, और ये पैमाना बन गया है कि कौन राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़ा है, कौन रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़ा है। ये एक पैमाना बन गया, और ओआईसी ममालिक के अंदर भी ये सबसे बड़ा मसला है कि कौन, भाई इतना बड़ा जुल्म हुआ ईरान के साथ, इजराइल जारियत कर रहा है, तो कौन है जो उनकी रेजिस्टेंस का जो सिंबल है उसको वेलकम कर रहा है। तो ये एक यानी दुनिया में पैमाना है, जैसे गजा एक पैमाना था ना कि कौन गजा के साथ खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, और जो गजा के खिलाफ खड़ा है और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। तो ये भी एक पैमाना है इस वक्त, कौन ईरान के साथ खड़ा है, नए सुप्रीम लीडर के साथ खड़ा है, और कौन खिलाफ खड़ा है। क्योंकि जंग ईरान ने नहीं शुरू की। आप एक और चीज नाज़रीन नोट करें, तेजी के साथ हम चीजें आपके सामने रखते चले जाएंगे। एक और चीज नोट करें, किम जोंग उन आज तक किसी पर हमला नहीं किया, आज तक की हुक्मरानों की, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की असैसिनेशंस नहीं की, बमबारी जाकर मुल्कों के ऊपर नहीं की, रिजीम चेंजेस नहीं किए, तख्ते नहीं उल्टवाए, सही है, कलर रेवोल्यूशन नहीं लेकर आया, सिविलियंस के सरों पर जाकर बम नहीं फोड़े, 1 मिलियन इराकी लोगों के मरने का जिम्मेदार किम जोंग उन नहीं है। इस वक्त ईरान में जो इतनी शहादतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार किम जोंग उन नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा विलन किम जोंग उन है। और जो गजा में 50,000 के करीब बच्चों को मारने के जिम्मेदार हैं वो दुनिया में ह्यूमन राइट्स और अमन के चैंपियन हैं। तो ये जो आपको कॉन्सेप्ट और हमें ये बेचे गए हैं वो फलाना डिक्टेटर है, वो हमने वहां पर जमहूरियत लेकर आनी है और ये हम ह्यूमन राइट्स के साथ करें, दिस इज ऑल जोक, दिस इज ऑल अ टूल टू डिस्ट्रॉय द कंट्रीज, टू कंट्रोल द कंट्रीज। एक किम जोंग उन बड़ा डिक्टेटर है जनाब, वो पैसे बना रहा है, फलाना कर रहा है। सुप्रीम लीडर कितना बड़ा ये डिक्टेटर है। तो चाइना का सदर कितना बड़ा डिक्टेटर, प्यूटन कितना बड़ा डिक्टेटर है। चाइना के सदर ने किसके ऊपर अटैक किया, चाइना ने कितने मुल्कों के ऊपर जंगें छेड़ी, ठीक है, चाइना ने कितने मुल्कों में रिजीम चेंजेस किए। सो इस चीज को हमेशा मद्देनजर जब रखना चाहिए। और एक और लतीफा भी सुनने, एक दरमियान में एक लतीफा भी ऐड होना चाहिए ना, तो एक लतीफा भी मैं आपके सामने रखता हूं। शाम के जो सदर हैं जिनको इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा इजराइल से है, और शाम के सदर को भी और शाम को भी सबसे बड़ा खतरा जो इजराइल से है, और उनकी असैसिनेशन इजराइल किसी भी वक्त कर सकता है। जब वो ईरान को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाएगा तो फिर वो शाम की तरफ आएगा। शाम का सदर कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को डिसार्म करने के लिए मदद देने के लिए तैयार हैं, हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए हम अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है जो मालिक लेकर आए हैं तो उन मालिकों के लिए काम तो करना है, तो शाम का सदर जो है वो बेसिकली वही कर रहा है। सो हम तो ये कहते हैं कि जो भी वहां पर आया है उसी को हुक्मरान रहना चाहिए और उसे शाम की स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए। और ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है कि ये एक सदर आया उसका तख्ता उल्टा दूसरा गया, ये भी इस चीज़ को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और ना ही किसी को करना चाहिए। लेकिन वो ज़रा अपने भी गिरबान में झांकें और अपने भी कंडक्ट को देखें कि इस माहौल में वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह को ख़त्म करने में हम साथ देने के लिए तैयार हैं। तो बात यह है कि अगर लेबनान बचा हुआ है ना तो ये हिजबुल्लाह की वजह से बचा हुआ है। हिजबुल्लाह ने आकर इसराइल के ऊपर अटैक्स नहीं किए हुए हैं, इसराइल का कब्जा था लेबनान पर, इस कब्जे के नतीजे में हिजबुल्लाह ने जन्म लिया और हिजबुल्लाह ने फिर इसराइल को पूरे सदरन लेबनान से निकाला है। सो ये जो देखें गल्फ को यही कॉन्सेप्ट तो बेचा गया था, आप नॉर्मलाइज कर लें, आप इसराइल को मान लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप देखें आपको कितनी खुशहाली, आपका कितना अमन है। तो भाई जब तक उनको जो चीज सूट करती थी उन्होंने वो बेचा, आज इनको जंगों में ड्रैग कर लिया। जो सब उन्होंने कॉन्सेप्ट बेचे हैं ये रेजिस्टेंस तंजीमें, इनकी वजह से जंग नहीं होती। इसराइल को क्या मजबूरी है कि कभी वो इधर चढ़ दौड़े कभी उधर चढ़ दौड़े, ये रेजिस्टेंस तंजीमें जो है ना, ये ईरान जो है ना, इनकी वजह से इसराइल मजबूर होता है। इट्स ऑल जोक। इसराइल की पॉलिसी है कि उसने एक भी सलामत मुल्क अपने इर्द गिर्द नहीं छोड़ना है, और बारी जॉर्डन की भी है और बारी मिस्र की भी है और टर्की और पाकिस्तान पर उनकी नजरें हैं। और पाकिस्तान ज़ाहिर एक बड़ी मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें पाकिस्तान पर आकर उन्होंने को बरहलास हमला नहीं करना है। वहां से इसराइल के जहाज चलेंगे और पाकिस्तान पर आकर अटैक करेंगे। सबसे पहले वो आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, फिर सैंक्शन के बाद जो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप।
ये ईरान पर पहले दिन हमला हुआ है। 47 ईयर्स ऑफ द पीरियड आपके अंदर अलहदगी पसंद ग्रुप्स को जब सपोर्ट किया जाता है, आपके डायस्पोरा को एक खास ब्रेन वॉश किया जाता है, तो ईरान तो इतनी सैंक्शन सर्वाइव कर गया है, ये जो बाकी मुल्क हैं ओआईसी के, ये सैंक्शन सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इट वाज द ओनली ईरान के जो सैंक्शन सर्वाइव कर गया, बाकी ये कोई मुल्क सैंक्शन सर्वाइव नहीं कर सकता। और जब वेस्टर्न मीडिया आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दे तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सो ये बात भूल जाएं कि आपके पास ये ताकत है, आपके पास वो ताकत है। जाहिर बहुत अच्छी बात है, और यही वजह है कि अभी तक ये तमाम मुल्क जो सलामत है अपनी ताकत की वजह से सलामत है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुकम्मल आप पे फोकस नहीं किया। अभी उनका फोकस ईरान पर है, तो जब फोकस दूसरी तरफ आएगा, सो आज ईरान के सर्वाइवल में अपना हिस्सा डालना, ये अपने सर्वाइवल में हिस्सा डालना है। आज ईरान के साथ खड़े होना, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ खड़े होना है और ह्यूमैनिटी के साथ खड़े होना है, राइट? तो जर्मनी का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो हंगामी तौर पर पहुंचा है, कहां पर? इजराइल। हंगामी तौर पर इजराइल पहुंचा है, वहां पर बड़ी जो डिस्ट्रक्शन है वो हो रही है। अच्छा, अब इसी दरमियान आप जरा खबर देखिए, यूएस नेवी हैज नॉट येट एस्कॉर्टेड शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, व्हाइट हाउस सेज विद इन मिनट्स। वो व्हाइट हाउस में बता रहा है, फॉक्स न्यूज जिसने दहाइयों तक इस जंग की लॉबिंग की है और पहले दिन सेलिब्रेट किया इस जंग को, कह रहा नहीं ये सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जो है झूठ बोल रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। व्हाइट हाउस कह रहा है इसमें कोई सदाकत नहीं, अभी हमारे वॉरशिप्स नहीं पहुंचे हैं। अच्छा जी, आप जरा हजीमत का अंदाजा लगाइए। और एनर्जी सेक्रेटरी ने फौरी तौर पर उसको जब डिलीट किया, अपनी पोस्ट को डिलीट किया। ब्लूमबर्ग, अब ये पूरे मीडिया पर खप पड़ी हुई, यूएस डिड नॉट एस्कॉर्ट अ टैंकर थ्रू हॉर्मुज डिस्पाइट सेक्रेटरी क्लेम। Fox News claims about US Navy escorting the oil through Strait of Hormuz are not true. ये पहली सच्ची खबर है जो Fox News ने आज तक चलाई। अच्छा, जरा ये खबर भी देख लें, ईरान जंग से जो ऑयल शॉक आ रहा है और जो बाकी नुकसानात हो रहे हैं, फ्यूल्स रिपब्लिकन एंग्जाइटी अहेड ऑफ मिड टर्म्स। जो ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं जंग से, और जो ऑयल शॉक आ रहा है, ये फ्यूल कर रहा है रिपब्लिकन्स की परेशानी को। ये रिपब्लिकन्स की परेशानी जो है उसको बढ़ा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में हमारा क्या बनेगा। ये तो सदर साहब इसका तो आखिरी टर्म है ना, इसको तो छोड़ दें, हमारा तो सियासी करियर दाव पर लगा हुआ है, हमने तो हर बार इलेक्शन लड़ना है। हम सेनेटर्स तो ज़ाहिर हर बार लड़ते हैं, और फिर भी वहां साल 2 साल में कोई ना कोई इलेक्शन हो ही रहा होता है। सो वो रिपब्लिकन्स एज अ पार्टी इस वक्त शदीद परेशानी के आलम है, और जो ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और जो नुकसानात हो रहे हैं और जो बाकी तमाम चीज़ें, वो कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन हमारा किधर जाएगा। सो स्कॉट रिटर का ये दावा था कि ये मिड टर्म इलेक्शन भी हारेगा रिपब्लिकन और ट्रंप, और इसकी इंपीचमेंट भी हो सकती है। सो अब ये बहुत ज़्यादा इसके खतरात हैं ट्रंप के लिए कि उसकी जो इंपीचमेंट है वो हो सकती है। कमांडर ऑफ द ईरानियन नेवी, ठीक है, क्या कह रहे हैं? Whoever doubts, let him come closer and try crossing the Strait of Hormuz. जिसको भी थोड़ा सा उचकली हो रही है, जो भी समझता है कि उनके पास बड़ी ताकत है, जरा वो थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब तो आए। ओहो, कुछ नहीं होता, अब थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब तो आ जाएं। वो 2000 किलोमीटर दूर खड़े होकर आप कह रहे हैं हम शिप्स भेज रहे हैं, हमने कंट्रोल कर लिया है। ये दुनिया की सबसे, मैं कहता हूं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो थर्ड लेवल की फोर्स है ना, वो भी ऐसे दावे नहीं करती, मतलब इतने बेतुके दावे कि जिनका कोई सारा ना पैर है, अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए हम इसमें पाते हैं, कभी वो ऐसा नहीं करते। तो नेवी के कमांडर ने कहा है कि हम सिर्फ यह चाहते हैं आप थोड़ा सा करीब आ जाएं, बस ऐसे ही बिला वजह दूर खड़े हैं, अब थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब तो आए, खुलवाना है आपको। अच्छा, थोड़ा करीब आएंगे तो खुलेगा ना, दूर क्यों खड़े हैं? ये ईरान की नेवी का मैसेज है कि आ जाएं, जरा तशरीफ ले आएं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये उस मुल्क की हालत है जिस पर कारपेट बॉम्बिंग हुई है, जिसकी तमाम लीडरशिप मारी जा चुकी है और तमाम नई लीडरशिप ने उसको रिप्लेस किया है। सही है, ये उस मुल्क की स्टेटमेंट्स है, और जो जालिम बनकर हमलावर करने आया है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी जरा उठाकर देखें। कभी कहते हैं हमारा ये मकसद है, कभी कहते हैं वो मकसद है, कभी कहते हैं ये हुआ, कभी कहते हैं वो हुआ, कभी कहते हैं इसने मुझे कहा हमला करो, कभी कहते हैं इसने कहा नहीं इस वजह से हमला करो।